नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अर्बनाइजेशन के बारे में। उससे रिलेटेड सिंपल से जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उन सबको हमने समझा था। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड की थिंकर्स को। देखो, सेकंड पार्ट बनाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती और फिर आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा उबाऊ लगता। हर थिंकर्स को समझना, उनके आइडियोलॉजी को समझना या उनके अर्बनाइजेशन पे क्या थॉट हैं, उन सबको एक साथ एक वीडियो में कंबाइन करने की वजह से ये सेकंड पार्ट बनाया गया है। तो आई होप आप ये देखोगे तो आपको कम समय में सरल शब्दों में इनके विचार और इनके द्वारा दिए गए फेमस कॉन्सेप्ट या थ्योरीज के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैट्रिक गिडिंग्स के बारे में, जिनका जन्म 1854 में और मृत्यु 1932 में हुई थी। ये एक स्कॉटिश जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता और शहरी नियोजन अर्थात अर्बन प्लानिंग के प्रमुख विचारक थे। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि अर्बन प्लानिंग के फादर कौन हैं या शहरी नियोजन के जनक किसे बोला जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा पैट्रिक गिडिंग्स। और इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है, पहला तो ये कि इन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया था, कॉनोबेशन। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कॉनोबेशन टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आंसर होगा पैट्रिक गिडिंग्स। अब इसके अर्थ को हम देख लेते हैं हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें पता है पैट्रिक गिडिंग्स ने अर्बनाइजेशन पे काफ़ी काम किया है, तो उनके इस शब्द का अर्थ भी कुछ शहरों से ही संबंधित है। कॉनोबेशन शब्द का अर्थ होता है कई नगरों का एक समूह, या आप ये बोल सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों नगरों का एक जो ग्रुप बन रहा है, एक समूह बन रहा है, उसे हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कॉनोबेशन। कॉनोबेशन शब्द का अर्थ होता है बड़े बड़े शहरों का आपस में जुड़ना। मतलब जो बड़े बड़ी सिटीज हैं वो शहर आपस में जब जुड़ के एक एरिया बनाए, उसे हम बोलते हैं कॉनोबेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देखो, दिल्ली एनसीआर, वहाँ पे क्या है, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ये चारों जगह हैं, ये चारों सिटीज मिलके बनाती हैं आपकी दिल्ली एनसीआर। ठीक उसी तरह आप मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ये तीनों सिटीज मिलके एक कॉनोबेशन बना रही हैं। तो कॉनोबेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, नगर समूह, मीन्स नगरों का एक समूह। और इस शब्द को प्रयोग किया था पैट्रिक गिडिंग्स ने अपनी फेमस बुक सिटीज इन एवोल्यूशन, जो कि 1915 में आई थी। और इसी बुक में उन्होंने ये भी बताया था कि यदि हमें किसी भी शहर के बारे में या किसी भी क्षेत्र के बारे में समझना है तो वो कैसे समझें। उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए 3 चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक है। पहला क्या है, प्लेस यानी स्थान, वर्क अर्थात कार्य, और फोक मतलब जनता, लोग, वहाँ के लोग। इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, तो इन तीनों का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी शहर को अच्छे से समझ सकते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं कि ये प्लेस, वर्क और फोक का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू पैट्रिक गिडिंग्स। देखो, हमें पता है अर्बन प्लानिंग के फादर बोले जाते हैं पैट्रिक गिडिंग्स। तो अगर आपको किसी भी शहर को विकसित करना है, उसे समझना है अच्छे से, तो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, इन तीनों के थ्रू। अगर आपको किसी भी शहर को, किसी भी क्षेत्र को समझना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे स्थान पे है। प्लेस मीन्स स्थान, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे भौगोलिक और पर्यावरणीय स्वरूप हैं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ है वर्क। वर्क मीन्स कार्य, आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वहाँ के लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए या अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने लोगों के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ है फोक। फोक कल्चर का आपने नाम सुना होगा, मतलब लोक संस्कृति। तो फोक का मतलब होता है लोक, लोक मतलब जन, जन मतलब जनता। तो थर्ड चीज़, अगर आपको किसी भी शहर को समझना है तो वो क्या समझना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग का जो कल्चर है, वहाँ पे जो संस्कृति है उनकी, वो कैसी है। और अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया है तो आप उस शहर को अच्छे से समझ सकते हो और वहाँ के विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को समझ के फिर आप प्लानिंग कर सकते हो कि उसके विकास के लिए या उसकी पुनर्स्थापना के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे।
प्लस वहाँ की जो संस्कृति है, लोगों की जो वहाँ की संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उन सब का भी संरक्षण करने में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे इंडिया के भी स्टेट्स हैं, आप देख सकते हो, उन्होंने अपनी जो लोक संस्कृति है उनको अभी तक बचा के रखा है, संजो के रखा है। वो कैसे? वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये तब आप करोगे ना जब आपको अपनी संस्कृति का पता होगा। तो उसी तरह जब भी आपको किसी भी शहर के लिए कुछ प्लान करना है कि हाँ, इसे डेवलप करना है, उसके आस-पास के भी क्षेत्रों को विकसित करना है, तो ये 3 चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। कौन-सी चीज़ है? वहाँ के लोग, वहाँ का कार्य और वहाँ का स्थान, ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको एक शहर को और ज़्यादा डेवलप करने में और उसे समझने में। अकॉर्डिंग टू पैट्रिक गिडिंग्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पैट्रिक गिडिंग्स ने अर्बन प्लानिंग को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। मतलब जो ये शहर है उसको विकसित करने के लिए या उसकी जो प्लानिंग है उसको करने के लिए आप उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखो और उसको समझो, जिसमें पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक जीवन का आपस में गहरा संबंध होता है। अभी पीछे स्लाइड में हमने जो बात करी थी कि पर्यावरण यानी प्लेस, वहाँ का आर्थिक जीवन मीन्स वर्क और वहाँ की संस्कृति मीन्स फोक। इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है और ये तीनों मिल के किसी भी शहर के विकास को आगे बढ़ाती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सब मिल के एक साथ काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी का क्या है? हाथ, पैर, आँख, नाक, विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं या विभिन्न जो ऑर्गन्स के फंक्शन हैं वो एक साथ मिल के तब एक अच्छे से प्रॉपर काम करने वाली बॉडी बनते हैं। तो उसी तरह सोसाइटी के ये जो विभिन्न पहलू हैं उनको अच्छे से समझो, उनको देखो, उनका विकास करो, फिर जाके आप किसी भी सिटी के डेवलपमेंट में या उसकी प्लानिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किन्होंने बोला था? पैट्रिक गिडिंग्स ने। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड थिंकर की। समाजशास्त्री अर्नेस्ट बर्गेस ने कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल दिया था जो कि 1925 में दिया था। और इनसे रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल को याद रखना है कि ये किसने दिया था। और ये विचार क्या था कि शहर में विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होती है, वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, केंद्र में 1 2 3 4 5 ऐसे जो सेंटर से बाहर की ओर सर्कल्स गए हैं, उन्हीं को विभिन्न क्षेत्रों में बांट के समझाया है। और इन सारे ही 5 जोनों का अलग अलग नाम है। पहला जोन जो है वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD। सेकेंड जोन है द जोन ऑफ ट्रांजिशन। थर्ड है वर्किंग क्लास, मतलब श्रमिक वर्गों का जो जोन होता है, प्लस थोड़े बहुत रेसिडेंशियल लोग वहाँ पे रहते हैं। फोर्थ है मिडिल क्लास होम्स, 100% रेसिडेंशियल जोन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या है, श्रमिक भी रहते हैं, श्रमिकों का जो काम वगैरह होता है वो सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और लास्ट सबसे ऊपर जो है फिफ्थ जोन, वो क्या है, कंप्यूटर जोन, मीन्स हाई क्लास, जो सुपर रिच टाइप के जो पीपल होते हैं, जो बिल्कुल एकदम सिटीज़ में एक ऐसे पॉश एरिया में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके ना हो, बहुत शोरगुल ना हो, वो जोन आता है फिफ्थ जोन में। तो अर्नेस्ट बर्गेस ने बताया था कि अगर मान लो कोई सिटी है तो वो इसी तरह जोन में डिवाइडेड होती है और वो जो जोन का फैलाव है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है वृत्तीय आकार में। और इन्होंने ये सारा कुछ किस एग्जाम्पल के थ्रू बताया था? वो था अमेरिका का शिकागो सिटी। वहाँ के इस शहर पे इन्होंने इन सामाजिक समूहों के जो वितरण की व्याख्या है वो करी थी। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मीन्स 1, जो सबसे सेंटर में जो जोन है वो क्या होता है, वहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का है, आप देख लो कैनॉट प्लेस जो दिल्ली में है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस फोकस्ड एरिया है। तो उसी तरह जो केंद्र में शहर के होते हैं क्षेत्र या जोन, वो आप कहते हो CBD, उन्हें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और सेकेंड अगर हम बात करें संक्रमण क्षेत्र यानी जोन ऑफ ट्रांजिशन, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे मोटे व्यापारी रहते हैं, प्लस साथ ही साथ वहाँ पे लोग भी रहते हैं, आवास भी होती हैं। फॉर एग्जांपल सदर बाजार वाला। थर्ड है आपका वर्किंग क्लास,
रेसिडेंशियल। वर्किंग क्लास मतलब जैसे श्रमिक वर्ग हो गए प्लस जॉब वाले, ऑफिस वाले, जितने भी लोग हैं वो जॉब करने वाले लोग इस एरिया में रहते हैं, वो रहते भी हैं साथ ही साथ अपने जॉब भी करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज होती है। और फोर्थ में क्या होता है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। और फिफ्थ में सुपर रिच पीपल रहते हैं। तो अर्नेस्ट बर्गस का जो उन्होंने अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मॉडल जो दिया था वो था कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। इसके नाम को आपको याद रखना है, ये कौन से ईयर में इन्होंने दिया था और इसमें कितने जोन बताए हैं, उन जोन्स के क्या नाम हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ज़्यादा डिटेल में इसे देखना है तो शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाली वीडियो में आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहो तो आप और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में ये टॉपिक देख सकते। थर्ड थिंकर की बात कर लेते हैं जो कि हैं अर्थशास्त्री होमर होयट। इन्होंने दिया था सेक्टर मॉडल। अभी हमने बात करी थी कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल की, इसी का अपडेटेड या संशोधित वर्जन जो है वो है सेक्टर मॉडल। इन्होंने क्या बताया था कि ये जो अर्नेस्ट बर्गस जोन में बांट रहे हैं सिटीज को, आप ऐसे सर्कल में जोन में मत डिवाइड करो। इन्होंने सर्कल के बजाय कुछ इस तरह शहरों के विकास के लिए शहरों की भूमि को वर्गीकृत किया था और उनका ये था ऐसे लंबवत, आप देख लो जैसे इसको विभिन्न तरह के जोन में इन्होंने बांटा था, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था शहर जो विकास की दिशा है वो केंद्र से बाहर की तरफ ना जाके वो एक क्षेत्र विशेष में, एक दिशा विशेष में जाके काम करता है। जैसे ये उद्योग क्षेत्र हो गया, ये आवासीय क्षेत्र हो गया, ये वर्किंग सेक्टर हो गया, ये बिजनेस सेक्टर हो गया। तो इन्होंने जोन ना करके सेक्टर में डिवाइड किया था भूमि को, यानी कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के बजाय हमें सेक्टर मॉडल के द्वारा शहरी भूमि का उपयोग करना चाहिए। और सेक्टर मॉडल दिया किसने था, होमर होयट ने। नेक्स्ट है हैरिस एंड उल्मान। इन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल दिया था अर्बनाइजेशन पे। इन्होंने बोला था कि शहर का विकास केवल केंद्र से विकसित नहीं होता है बल्कि कई केंद्र होते हैं जैसे बाजार, आवास, औद्योगिक, इस तरह के मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल को इन्होंने पेश किया था। और इन्होंने बोला था कि जो सिटी है या जो सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट ना कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में होता है ना ही सेक्टर मॉडल में होता है, वो होता है मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल में। बहुत सारे केंद्र होते हैं जो अपनी जगह पे काम करते हैं और अपने अपने तरीके से विकास में सहयोग प्रदान करते हैं और इससे पूरे सिटी का ये जो क्षेत्र है वो विकसित होता है। नेक्स्ट थिंकर है मैनुअल कैस्टल। इनसे रिलेटेड कोई भी चीज है तो वहां पे आईसीटी इंपॉर्टेंट होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स अगर शहरीकरण की प्रक्रिया हो रही है या शहरों में बदलाव हो रहा है या गांव जो शहर की तरह बदल रहे हैं, उन सब में आईसीटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा दिया गया फेमस कॉन्सेप्ट स्पेस ऑफ फ्लॉ। स्पेस ऑफ फ्लॉ को ऐसे आप समझ सकते हो कि आईसीटी का यूज करके, मतलब दूर संचार का यूज करके लोग अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड टाइम में काम हो रहे थे, ऐसा नहीं है काम रुके थे, कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन हुआ था, बट ऐसा तो है नहीं कि पूरे कंट्रीज में सब कुछ बंद था, नहीं, चीज़ें हो रही थी, काम लोग कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे, घर से। वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर आ गया था, आपने सुना होगा, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो आईसीटी है उसका यूज करके लोग जो है वो अपने प्लेस पे, अपने स्पेस पे होते हुए यहाँ के जो काम है वो भी कर रहे हैं, मतलब बिना ऑफिस गए वो ऑफिस ऑफिस का सारा काम कर रहे हैं। इसी को मैनुअल कैस्टल ने बोला है स्पेस ऑफ फ्लॉज। इसमें क्या कर रहे हो आप अपना जो स्पेस है, वर्किंग की स्पेस है, वर्किंग प्लेस है, उसका चेंज करके वर्क फ्रॉम होम में आप अपने घर को ही अपना ऑफिस बना दे रहे हो। प्रवाह का स्थान, स्पेस ऑफ फ्लॉ मीन्स वर्किंग फ्रॉम होम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। आपका जो एक वर्क का स्पेस है उसका भी प्रवाह हो गया, आपने उसका भी स्थान बदल के दूसरे जगह कर दिया। तो ये जो फेमस कॉन्सेप्ट था दिया था मैनुअल कैस्टल ने। तो अगर हम मैनुअल कैस्टल की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो अब बदल रही है, और अब बदल रही है किसके थ्रू, उसमें प्रभाव पड़ रहा है आईसीटी का। नेक्स्ट थिंकर है कार्ल मार्क्स। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की तो इन्होंने अर्बनाइजेशन का जो विश्लेषण किया है, इनकी जो अर्बनाइजेशन की एनालिसिस थी वो पूरी तरह आधारित थी किस पे, कैपिटलिज्म पे, यानी पूंजीवाद पे। इनका मानना था जो शहरीकरण है वो किसका परिणाम है, पूंजीवाद का।
इनका क्या मानना था कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ रहा था वैसे वैसे कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग, इन सब में बढ़ोतरी हो रही थी। शहरों में ये सारी चीजें केंद्रित हो रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि गांव के जो लोग थे आसपास के वो आ गए रोजगार के चक्कर में शहरों में, जिससे क्या हुआ कि वर्ग संघर्ष आ गया। अब देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनका सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड है। बट जो शहरों में हैं वो नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, क्या तो वो काफी रिच हैं। बट इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये अपने गांव को छोड़ के यहाँ पे आए। इससे क्या हो रहा है, दो प्रकार के क्लास दिखाई दे रहे हैं। एक रिच क्लास मीन्स बुर्जुआ वर्ग, इन्होंने बुर्जुआ शब्द का यूज करा था। दूसरा मजदूर वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जो कि रिच वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास फैक्ट्री है, पूंजी है, उनका अधिकार है उत्पादन के साधनों पर, ठीक है। और जो दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग, वो सिर्फ और सिर्फ अपना श्रम बेचते हैं, किनको, इन्हीं फैक्ट्रियों के मालिकों को। और चूंकि ये यहीं पे रह रहे हैं इसलिए यहाँ पे दो वर्ग दिखने लगे और शहरों में ये वर्ग संघर्ष धीरे धीरे बढ़ने लगा और तीव्र हो गया, क्योंकि दोनों वर्ग कहाँ एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि एलिनिएशन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इनके द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, विमूर्छना या विसंगति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी के अंडर में काम करता है, प्रेशर में काम करता है, तो वो जो अपना काम कर रहा है उसके प्रति भी वो अजनबी सा फील करता है। उसमें वो अपनापन नहीं देख पाता, वो उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता, और जो वो कर रहा है चूंकि वो प्रेशर में आके कर रहा है या एक शोषित की तरह महसूस करते हुए काम कर रहा है, तो वो अपने काम से भी संतुष्ट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि वो खुद से भी कट जाता है, अपने काम से भी कट जाता है, और लोगों के साथ भी उनका रिश्ता ऐसा हो जाता है कि बस औपचारिक और व्यावसायिक संबंध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी से बॉन्ड बन गया है या बहुत बॉन्डिंग है, बहुत क्लोज रिलेशन है, नहीं, सब कुछ फॉर्मल सा हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि बुर्जुआ वर्ग ये जो हैं, इन्होंने गांव को शहरों के अधीन कर दिया है। मीन्स ये जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग इन शहरों के लोगों के अधीन हो गए हैं। तो एक तरह से ग्रामीण जीवन का विनाश कर रहा है शहरीकरण या शहरी माहौल। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को किससे रिलेट करके देखा है। एक तो श्रम का शोषण, जो श्रमिक वर्ग हैं उनका शोषण कर रहे हैं कौन, बुर्जुआ वर्ग। दूसरा वर्ग संघर्ष से जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों वर्ग एक साथ रहने लगे, एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना है, प्लस यहाँ पे क्रांतियां होंगी, क्योंकि जब वर्ग संघर्ष होगा लोगों में वर्ग के प्रति चेतना आएगी, जिसे जिसे क्लास कॉन्शियसनेस बोला है उन्होंने। मजदूर एक साथ बड़ी संख्या में एक जगह एकजुट होने लगेंगे तो क्या होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके जरिए ये लोग क्या करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। ये इनका विचार था। तो सिंपली अगर हम देखें कार्ल मार्क्स की सोच ऑन अर्बनाइजेशन, तो उन्होंने बोला है कि शहरीकरण के कारण पूंजीवाद का विकास होता है और मजदूर वर्ग की स्थिति क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा शोषित होते हैं, श्रम बस बेचते हैं, और वर्ग संघर्ष शहरों में बढ़ता है। सामाजिक संबंधों की अगर हम बात करें तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल अजनबीपन हो जाता है। लोग बस फॉर्मल रिलेशन रखते हैं जितनी ज़रूरत है, काम से काम रखना। और गांव शहर संबंध तो आप जान ही रहे हो, गांव पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं शहरों पे, और इससे शहरों में क्रांति की संभावना आती है, क्योंकि जब ये डिपेंडेंट हो जाएंगे इन पर और इनको लगेगा कि इनके द्वारा, मतलब उच्च वर्ग के द्वारा या शहरों के द्वारा गांव का शोषण हो रहा है, तो फिर ये अपनी सुरक्षा के लिए वर्ग चेतना जब इनमें आ जाएगी तो ये संघर्ष करेंगे, जिससे क्या होगी, शहरों में क्रांति की संभावना बढ़ेगी। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ये रिलेट करते हैं अर्बनाइजेशन को किससे, पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष से। वैसे भी कार्ल मार्क्स को जब भी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे कैपिटलिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्शियसनेस और बुर्जुआ वर्ग, मजदूर वर्ग, इस तरह के चीज़ें आप पढ़ते हो। नेक्स्ट और लास्ट थिंकर हैं लुईस वर्थ। इनकी अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु हुई थी 1952 में। ये एक जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि पार्ट थे फेमस शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के।
शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में भी हमने बात करी है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो इन्होंने और शहरीकरण के अर्बनाइजेशन बारे एज अ में वे बताया ऑफ था लाइफ कि अगर जो आपको है किसी भी शहर को 1938 में आई समझना हुई है इनकी तो एक वहाँ बहुत पे तीन फेमस चीजें इंपॉर्टेंट है, की निबंध है फीचर्स ऑफ सिटी। जिसमें इन्होंने पहला है अर्बनाइजेशन के कि बारे में लार्ज बातें पॉपुलेशन बताई आपको हुई वहाँ हैं। पे देखने को मिलेगी, दूसरी हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व वहाँ पे रहेगा, प्लस हेट्रोजेनिटी मीन्स डाइवर्सिटी, विविधता वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। शहरों में बहुत अधिक लोग एक साथ रहते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि इतने ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं कि सबसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। तो वहाँ पे संबंध कैसे हो जाते हैं लोगों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल या ऊपरी सतही तरह के संबंध हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, बस फॉर्मली जानते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे साथ जॉब कर रहा है, ये क्लर्क है, ये पीओ है या ये एडमिन है, बस पोस्ट जानते हैं, उनके जो काम है, जो स्पेसिफिक जो उनके रोल हैं उस ऑफिस में या उस जगह पे जहाँ पे वो हैं, बस उसके बारे में उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, उससे ज़्यादा उनके पर्सनल लाइफ में वो नहीं इंटरफेयर करते हैं। सेकेंड चीज़ है हाई डेंसिटी मीन्स सीमित स्थान में बहुत सारे लोग रहते हैं। इससे क्या होती है, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, लोगों के बीच में तनाव बढ़ता है, प्लस सांस्कृतिक टकराव बढ़ते हैं। जब एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो सिंपल सी बात है, एक ही पोस्ट के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हाई डेंसिटी के कारण वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है, प्लस स्पेशलाइज्ड रोल ज़्यादातर फोकस होता है। ऐसा नहीं कि गांव में वही एक ही किसान है वो सारी चीज़ें कर रहा है, ऐसा चीज़ आपको शहरों में नहीं देखने को मिले। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो कोई बैरिस्टर है तो कोई एडमिन है, सब अपने अपने स्पेसिफिक जो रोल्स हैं उसमें उसमें काम करते हैं। थर्ड चीज़ की हमने बात करी थी वो क्या है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, विविधता हो, वहाँ पे जो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नता होती है। डिफरेंट डिफरेंट लोग देखने को मिलते हैं, उनकी अलग भाषा, उनकी अलग जाति, उनका अलग कल्चर, उनका अलग धर्म, उनका अलग प्रोफेशन, ये सारे लोग मिलके एक साथ रहते हैं। तो इससे क्या होती है, सहिष्णुता बढ़ती है। ये बात तो है कि डाइवर्सिटी की वजह से सहिष्णुता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बट इससे सोशल डिस्टेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग इतने इतने विभिन्न तरह के होते हैं कि वो उप संस्कृतियों में बट जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेके अगर इसे हम वन लाइन में बोलें तो उन्होंने शहरीकरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहला कि गुमनामता, जब बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, लार्ज पॉपुलेशन है, हाई डेंसिटी है, तो लोगों के बीच में बस फॉर्मल रिलेशन होंगे, यानी अपने आप को इंसान भूल जाता है, बस जो उनके जॉब हैं, जो उनके आसपास के फॉर्मल रिलेशन वाले लोग हैं उनके साथ मिक्स अप हो जाता है। सेकंड चीज़ है रिलेशन आपके औपचारिक होंगे, प्लस सामाजिक दूरी एक देखने को मिलेगी, लोगों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं होंगे। एक फेमस कोटेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, नगरवाद जीवन जीने का तरीका है, अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ। ये कोटेशन इन्हीं की है, किसकी है, लुइस वर्थ की। इन्होंने क्या बोला है कि जो नगरीकरण होता है वो एक जीवन जीने का तरीका है, और उस जीवन में गुमनामता, औपचारिक संबंध, लोगों के बीच सामाजिक दूरी, इस तरह की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो हमने वेस्टर्न जो थिंकर थे उनको समझ लिया है। अब शहरीकरण से जुड़े कुछ भारतीय विद्वान भी हैं, उनके नाम आप याद रख लो, आरपी मिश्रा, एआर देसाई, आशीष बोस। इन लोगों ने भी काफी काम किया हुआ है शहरीकरण पे। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, इंडियन थिंकर्स कौन कौन से हैं जो कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हैं। एआर देसाई ने जो शहरों में स्लम्स होते हैं, मतलब मलिन बस्तियां होती हैं, उन पे काफ़ी बुक लिखी हुई है। तो वैसे तो अगर देखा जाए इंडिया में सर्वप्रथम विक्टर डिसूजा ने स्लम्स या मलिन बस्तियों पर अध्ययन किया था, बट उस पर बुक एआर देसाई ने भी लिखी है। तो अर्बनाइजेशन से जुड़े भारतीय जो नाम आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं, आरपी मिश्रा, एआर देसाई और आशीष बोस। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।